ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए ग्रीन हाउस क्या है, तो भाई डेफिनेशन मैंने दे दी है, ए हाउस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स सच एज ग्लास एंड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इज कॉल्ड ग्रीन हाउस। कभी देखा नर्सरीज पे शीशे के बने हुए घर होते हैं या फिर प्लास्टिक डली हुई होती है उसके बने हुए टेंट्स होते हैं नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस। ये मैंने डेफिनेशन दे दी है आपको। अब इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, देखो बेटा मेरी बात, इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे समझाता हूँ, गौर से सुनना। आपका एक घर है जिसका इतना सा दरवाजा है, आपने एक भैंस का बच्चा लिया जो इस दरवाजे से गुजरकर अंदर चला गया, छोटा सा था जब लिया, चला गया अंदर, आपने उसको अंदर ही घास डाली, उसको जो भी डालना था आपने उसको चारा शारा डाला, 3-4 साल बाद वो क्या बन गया, काफी मोटा हो गया। ऐसे ही होता है, होता नहीं होता। अब जब आप उस भैंसे को यहां से बाहर लाने की कोशिश करेंगे, इसी दरवाजे से बाहर आएगा? नहीं आएगा ना। बस ये प्लास्टिक के टेंट्स या शीशे के घर जो है यही काम करते हैं, यही काम करते हैं। क्या करते हैं, ये जो छोटा भैंसा था ना, ये है सनलाइट, ये क्या समझ आ गया, ये बेटा शीशे से भी गुजर जाती है और प्लास्टिक से भी गुजर जाती है। जब गुजर जाती है अंदर जाके पौधे से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और फिर पौधे क्या करते हैं, हीट इमिट करते हैं, हीट की वेव्स, हीट, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? जो हीट की वेव्स होती हैं बेटा, उनकी वेवलेंथ थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो हीट की वेव्स जो हैं वो शीशे से भी नहीं बाहर जा सकती और प्लास्टिक की शीट से भी बाहर नहीं जा सकती। तो हीट कहां पे रहेगी, अंदर ही कैद हो जाएगी ना। हीट की वेव्स क्या हो जाएंगी, कैद हो जाएंगी, अब बाहर तो नहीं जा सकती ना। तो ये जो ग्रीन हाउसेज हैं क्या करते हैं, सनलाइट को तो अंदर आने देते हैं, लेकिन पौधे उसको एब्जॉर्ब करके जो हीट प्रोड्यूस करते हैं उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। तो इनका काम क्या है, हीट को ट्रैप करना, हीट को कैद करना। समझ आया मेरी बात? एंड दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है बेटा, ये नहीं आ रही? आ रही है ना। तो ये पहली बात तो आपने ग्रीन हाउस समझ लिया। अब मैंने आपको मिसाल भी समझा दी, समझ आई? ये नहीं आई? तो हीट वो बड़ा सांड है जो बाहर नहीं जा सकता आप, और वो जो सनलाइट है, जो सनलाइट की वेव्स हैं वो छोटी छोटी होती हैं, वो गुजर जाती हैं शीशे से भी और प्लास्टिक से भी। लेकिन जो हीट की वेव्स होती हैं काफी बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, जो कि ना तो प्लास्टिक से गुजर सकती हैं और ना शीशे से गुजर सकती हैं, और अंदर ही कैद हो जाती हैं। समझ आया कि नहीं आया? और क्या करती हैं, ग्रीन हाउस का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, ग्रीन हाउस का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। और आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि पौधों को उगने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता? इससे ये वो टेम्परेचर प्रोवाइड करती हैं जो हमें किसी भी पौधे को उगाने के लिए चाहिए होता है। अब बात समझ आई नहीं आई? अच्छा जी। पीपल ग्रो, लोग उगाते हैं वेजिटेबल्स, सब्जियां एंड फ्लावर्स और फूल इन इट, इस ग्रीन हाउस के अंदर। क्लियर हुआ? हीट को ट्रैप करके। द ग्रीन हाउस रिमेन्स हॉट, ग्रीन हाउस गर्म रहता है इनसाइड, अंदर से, इवन इन विंटर सीजन, हत्ता के सर्दियों में भी इसके अंदर गर्मी पड़ रही होती है। आप अंदर जाके बैठ जाए ना तो आपको पसीना आ जाएगा, अंदर से ये गर्म होता है। बाहर बर्फ पड़ रही होती है और अंदर क्या होता है, गर्मी होती है। समझ आया? ये नहीं आया? आपको याद होगा हमने उधर ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करके टमाटर की फसल भी पैदा की थी, याद है ना? यस। अब आगे चलते हैं। द सन, बेटा इसको गौर से सुनना है। द ग्रीन हाउस रिमेन्स हॉट इनसाइड इवन इन द विंटर सीजन, द सन रेज इंटर, वही ना मैंने कहा ना, सन रेज जो होती है ना, सूरज की जो शुआएं होती हैं वो छोटी होती हैं, इंटर दाखिल हो जाती हैं द ग्रीन हाउस, पासिंग थ्रू इट्स ग्लास, उसके शीशे से या उसकी प्लास्टिक से गुजरकर ग्रीन हाउस में दाखिल हो जाती हैं सूरज की शुआएं। द रेज प्रोड्यूस हीट इनसाइड, वो जो रेज होती हैं सूरज की वो फिर क्या करती हैं, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करती है। और वो हीट की जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, वो शीशे से और प्लास्टिक से गुजर के बाहर नहीं जा सकती। दिस हीट कैन नॉट गो आउट ऑफ द ग्लास, ये हीट जो होती है ये नहीं जा सकती आउट ऑफ द ग्लास, शीशे से बाहर। अब द ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के
सो लिहाजा द इनर एटमॉस्फेयर, जो अंदरूनी फिजा होती है, रिमेन्स हॉट, वो गर्म रहती है। वो क्या रहती है? गर्म रहती है। बात समझ आई या नहीं आई? अब लो जी, और वो हीट ही असल में वो टेम्परेचर प्रोवाइड करती है जो पौधे को उगने के लिए चाहिए होता है। Our atmosphere mostly consists of nitrogen and oxygen. हमारी जो हवा है ना बेटा, हमारी हवा जो है ना, इसमें अगर इस हवा के 100 हिस्से किए जाएं तो इसमें 78 पार्ट्स जो हैं वो किसके होंगे? नाइट्रोजन के होंगे। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? नाइट्रोजन। और जो 21 पार्ट्स हैं वो किसके होंगे? ऑक्सीजन के। दिस इज वाई। क्लियर है? अब जो 1% है वो बाकी दूसरी गैसेज है, जिसमें CO2 भी है, वाटर वेपर्स भी हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? और बहुत सारी चीजें। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा। सो अवर एटमॉस्फेयर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारी हवा में ज्यादातर नाइट्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ये वो गैस है जो हम घरों में चूल्हों के अंदर जलाते हैं। दिस इज CH4। ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मैंने नॉक्स की बात की, ओजोन है, दिस इज O3। एंड वाटर वेपर जो मैंने लिख दिया आपको, ठीक है, आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये भी हवा में मौजूद होते हैं। दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। बेटा बात गौर से सुन लो। कोई बंदा आपसे ग्रीन हाउस गैसेस का पूछे ना तो आपने कहना कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दूसरा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तीसरा, ओजोन चौथा, वाटर वेपर्स ये पांचवा। ये बेटा क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मेरी बात समझ नहीं आई तो मुझसे दोबारा पूछ लो। ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मैंने 5 एग्जांपल्स आपको बता दिए, मसला होना नहीं चाहिए। ठीक है। दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है जी? द ट्रैपिंग। ये बेटा यहां से यहां तक डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ये द ट्रैपिंग ऑफ हीट, बस ये समझ लो कि हीट का कैद हो जाना, हीट का हाँ जी फंस जाना इन द एटमॉस्फेयर। कहां पे? फिजा में। ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, एंड अदर गैसेज, और दूसरी गैसेज जो कि मैंने अभी आपको पीछे मीथेन बताई है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बताए हैं, ओजोन बताया, बताया नहीं बताया, वाटर वेपर्स बताए हैं। इनकी वजह से हीट का हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर कैद हो जाना या ग्रीन हाउस के अंदर हीट का ट्रैप हो जाना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज अ ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द ग्रीन हाउस or inside our atmosphere due to the carbon dioxide and other greenhouse gases is called greenhouse effect। क्लियर हो गया? हीट ट्रैप हो गई है। ये हीट के ट्रैप होने का अमल जो उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट वर्क लाइक ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस। समझ आया? जैसे जो ग्रीन हाउस का ग्लास होता है या जो उसकी शीट होती है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है ना, वो काम करती है लाइक द ग्लास, शीशे की तरह, ऑफ ग्रीन हाउस। किसके? ग्रीन हाउस के। समझ आ गया? इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, दिस अलाउज, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मेरी बात गौर से सुनना बेटा, ये हमारी जमीन है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना हमारी हवा में, ये पता क्या करती है? ऊपर जाती है और एक गिलाफ बनाती है। क्या बनाती है? एक लेयर बनाती है। क्या बनाती है? एक लेयर बनाती है, मोटी सी, इस तरह की लेयर। और ये लेयर किसकी है? CO2 की है। ये सब क्या? CO2। ये सब क्या? CO2। इसके अंदर सूरज की रोशनी आ जाती है, सनलाइट को ये अंदर आने देती है। जब सनलाइट आके जमीन से टकराती है, जमीन उसे एब्जॉर्ब करके क्या छोड़ेगी? हीट। अब हीट को कार्बन डाइऑक्साइड वापस नहीं जाने देती, हीट यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। और ये जो हीट की ट्रैपिंग है यहाँ पे, दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट, ठीक है, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जब हीट बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? जमीन का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। अच्छा अब सुनो जरा गौर से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, दिस से मुराद कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस से मुराद कौन है? CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस अलाउज
वो इजाजत देते हैं किसको, द सनलाइट, सूरज की रोशनी को, टू रीच द अर्थ, कि वो जमीन तक पहुंच जाए, बट डज नॉट अलाउ, लेकिन इजाजत नहीं देते, द हीट टू लीव, हीट को कि वो लीव कर जाए, वो चली जाए बाहर, द अर्थ, जमीन से, वो जमीन को नहीं छोड़ सकती। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस अमल को ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया जाता है। ड्यू टू दिस, इस वजह से अवर अर्थ रिमेन्स हॉट, हमारी जमीन जो है गर्म रहती है, हमारी जमीन। इसकी मिसाल ऐसे है, हम सर्दियों में क्या करते हैं, रजाई लेते हैं नहीं लेते हैं, कंबल लेते हैं नहीं लेते हैं, वो कंबल क्या करता है, कैसे गर्म रखता है, हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है ना, उसको बाहर नहीं जाने देता, उसको कहाँ पे रखता है, अंदर ही रखता है। तो उससे क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर, दूसरी गैसेस भी छोड़ते हैं ना हम, तो उनकी वजह से क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, बढ़ता नहीं बढ़ता। तो ये लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, सारा कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट है हमारी एटमॉस्फेयर में, वो भी किसका काम कर रहा है, रजाई का काम कर रहा है, कंबल का काम कर रहा है, कि जो अंदर की हीट है ना उसे बाहर नहीं जाने देता। लेकिन जो रजाई है वो बाहर की जो हीट है उसे अंदर भी नहीं आने देती, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर से तो अंदर आने देती है, लेकिन अंदर से हीट को बाहर नहीं जाने देती, उससे हमारी जो जमीन है वो गर्म रहती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट मोटा हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा हीट होगी ना, तो फिर गर्मी बढ़ेगी, क्या होगी, पहले अक्टूबर में सर्दी आ जाती थी, क्या आ जाती थी, लेकिन अब, हाँ अब गर्मी है, देखो सनलाइट आ रही है और वापस, लेकिन ये देखो ये हीट यहाँ से वापस नहीं जा सकती, ठीक है। जैसे जैसे ये ब्लैंकेट मोटा होगा ना, ये ब्लैंकेट, तो ये जो वेव्स देखो कुछ तो यहाँ से वापस चली गई, कुछ बादलों से टकरा के वापस चली गई, और कुछ जमीन से टकरा के वापस जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हो रहा है, ये ब्लैंकेट जब मोटा होता है तो ये इसको वापस नहीं जाने देता, अंदर ही रखता है, और इससे जमीन का टेम्परेचर बढ़ता है, जमीन गर्म रहती है। क्लियर हो गया। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि कोल, क्रूड ऑयल, कौन सा ऑयल, जो बेटा जमीन से ऑयल निकलता है ना, उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। एंड नेचुरल गैस जो CH4 है, मीथेन जिसे हम कहते हैं, आर कंसीडर्ड, इन्हें समझा जाता है फोसिल फ्यूल्स, फोसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, दे आर फाउंड, ये बनते हैं, फ्रॉम द फोसिलाइज्ड बरीड रिमेन्स। अब देखो कोई जानवर मर जाता है और मिट्टी में दब जाता है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, और वक्त के साथ साथ जो उसकी हड्डियां होती हैं वो सख्त पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। दरख्त गिरा और जमीन में दब गया, वक्त गुजरने के साथ साथ वो दरख्त भी किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, कोयले की शक्ल इख्तियार कर लेता है, समझ आया। तो ये रिमेन्स है, बाकी हिस्से हैं किन के, एनिमल्स एंड प्लांट्स के, जो के दब चुके हैं किसके अंदर, जमीन के अंदर, ठीक है। दैट लिव्ड, जो कहीं कभी जिंदा थे, मिलियंस, लाखों ऑफ ईयर्स, साल अगो, पहले ऑन अर्थ, जमीन पर। जब वो मरे, जमीन में दब गए, तो फिर उनके जिस्म किस में बदले, कोयले में और तेल में। जो हड्डी थी ना उससे क्या बन गया, कोयला बन गया, जो गोश्त था उससे क्या बन गया, क्रूड ऑयल बन गया, ठीक है। और जो गैसेस थी उनसे क्या बन गई, नेचुरल गैस बन गई, तीन चीजें बनी। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये है फोसिल फ्यूल्स कैसे बने, प्रॉब्लम है कोई। ग्रीन हाउस गैसेस की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की क्या डेफिनेशन है। तो बेटा गैसेस कॉजिंग, कॉजिंग का मतलब जो पैदा करती हैं, वो गैसें जो पैदा करती हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, पहली एग्जांपल मैंने आपको दी थी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरी एग्जांपल मैंने दी थी CH4 की, तीसरी एग्जांपल मैंने किसकी दी थी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, ठीक है। वेरी गुड, नेचुरल गैस तो दे दी ना मैंने, ये नेचुरल गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथी वाटर वेपर्स, और पांचवी मैंने एग्जांपल दी थी आपको अभी पीछे, क्या थी, बोलो भाई बोलो, क्या थी, ओजोन, क्या थी, ओजोन, ओजोन। ये चलो पांचवी एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ओजोन, इसका फार्मूला O3 होता है, ये मीथेन है, ठीक है बेटा, ये मीथेन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको करोगे याद, या ये भी लिख के दूं, ठीक है, ये लो, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक हो गया बेटा।
तो ये 5 एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दी हैं इसके। ग्लोबल वार्मिंग क्या है जी? जब हीट हमारी एटमॉस्फेयर में ट्रैप होगी तो जमीन का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जमीन के टेम्परेचर के बढ़ जा, ग्लोब कहते हैं अर्थ को और वार्मिंग कहते हैं गर्म होने को। ठीक है जी, समझ आया? द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, द इंक्रीज इजाफा इन द टेम्परेचर दर्जाए हरारत में ऑफ अर्थ जमीन के ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। हम इसे कहते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट का हीट के ट्रैप हो जाने की वजह से जमीन के टेम्परेचर का बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है बेटा? तो व्हेन फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड, जब हम फॉसिल फ्यूल को यानी के कोयले को, पेट्रोल को या नेचुरल गैस को हम जलाते हैं। फॉसिल फ्यूल से क्या मुराद है? कोल, नेचुरल गैस, समझ आ रहा है मेरी बात? ना 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 ना, नेचुरल गैस और तीसरी चीज क्या है? पेट्रोल। ठीक हो गया? ये 3 चीजें हैं फॉसिल फ्यूल में। इस बर्न जब हम इन्हें जलाते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, जिनके मैंने क्या नाम बताए थे आपको? अदर ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन गैस आती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स आते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स भी आते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी आते हैं। ठीक है, समझ आया? ओजोन भी आती है, और लेकिन ये इससे पैदा नहीं होती, ओजोन वहां पे आसमान पे बनती है खुद ही। अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर इमिटेड, वो पैदा होती हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, हवा में। अब जब ग्रीन हाउस गैसेज हवा में जाएंगी, फिजा में जाएंगी, तो क्या करेंगी? ब्लैंकेट को बड़ा बनाएंगी और ये ब्लैंकेट ज्यादा हीट को ट्रैप करेगा, मोर हीट यहाँ पे ट्रैप होगी। समझ आया? जब हीट ज्यादा ट्रैप होगी तो टेम्परेचर में इजाफा भी क्या होगा? टी फॉर टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे जमीन क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। समझ आया नहीं यार? तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना बेटा, वो ग्लोबल वार्मिंग का बायस हैं। इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, इसका नतीजा क्या निकलता है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर, दर्जाए हरारत में इजाफे की शक्ल में निकलता फर जमीन के। इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, हम इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको पीछे दे दी थी। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के क्या असरात हैं? तो गौर से सुन लो। द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, जो आबो हवा है दुनिया की इज चेंजिंग, वो बदल रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अभी रिसेंटली एक पोस्ट लगी हुई थी फेसबुक के ऊपर, तो कह रहे थे कंग्रेचुलेशंस टू अक्टूबर, ठीक है, फॉर एडिशन इन समर, के अक्टूबर के गर्मियों में शामिल होने पे हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तो अक्टूबर में पहले सर्दी आ चुकी होती थी, तो अब क्लाइमेट क्या हो गया? चेंज हो गया। वो महीने जिनमें पहले सर्दी पड़ती थी, अब उनमें भी क्या आ रही है? गर्मी आ रही है। क्लियर हुआ ना? तो क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, इट इज कॉजिंग मोर रेन एंड फ्लड। इससे क्या हो रहा है? ज्यादा बारिशें हो रही हैं और ज्यादा सैलाब आ रहे हैं। फ्लड का मतलब होता है सैलाब। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशें भी ज्यादा हो रही हैं और सैलाब भी ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के तोदे हैं, पहाड़ हैं, ये फ्लड आया हुआ। ठीक है, ये पहाड़ है। जब बेटा गर्मी ज्यादा होगी तो ये पिघलेंगे नहीं पिघलेंगे? और जब ये पिघलेंगे तो क्या होगा? फ्लड्स आएंगे। अब बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज कॉजिंग मोर रेन, ये बाइस बन रहा है, पैदा कर रहा है ज्यादा बारिश और ज्यादा सैलाब। द आइस ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इज मेल्टिंग, जमीन जो है ना, जमीन, इसके इस सिरे को नॉर्थ पोल कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले सिरे को साउथ पोल कहते हैं। ठीक है बेटा, इन पे बर्फ जमी हुई है, इन जगहों पे, इन पे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ क्या हो रही है? पिघल रही है। ठीक है, इज मेल्टिंग एट फास्ट रेट, बहुत तेजी के साथ। ड्यू टू इट, इसकी वजह से लेवल ऑफ सी वाटर इज राइजिंग, इससे समंदर की सतह क्या आ रही है? ऊपर आ रही है। जब समंदर ऊपर आएगा तो क्या होगा? कराची डूबेगा नहीं डूबेगा? है ना? समझ आ रही है ना? तो इससे क्या करना चाहिए? हमें ग्लोबल वार्मिंग में कमी लानी चाहिए। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, अगर ये अमल जारी रहा, द कोस्टल एरिया, जो साहिल समंदर है, जैसे हमारा साहिल समंदर पर कराची मौजूद है, एंड आइसलैंड्स, और जो समंदर के अंदर छोटे छोटे, हाँ, आइसलैंड्स होते हैं, जजीरे होते हैं, मे डिसअपियर, हो सकता है वो क्या हो जाए? गायब हो जाए, समंदर का हिस्सा बन जाए। ठीक है, मे डिसअपियर इन द सी, वो समंदर में गायब हो जाए, समंदर का हिस्सा बन जाए। क्लियर हुआ? समझ आया कि नहीं आया? अच्छा जी, ये कुछ पिक्चर्स थी, और ये देखो कॉजेज है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ज्यादा संतों का लगाना कॉज है किसका?
किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। एनर्जी यूज, ज्यादा एनर्जी यूज करना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, डिफॉरेस्टेशन, सुन रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग की। अब ये उसके इफेक्ट्स हैं, ये उसके, किसी का दिल करे पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज ये आपकी बुक पे मौजूद था, मैंने आपको पढ़ा दिया। मेरा दिल किया मैं ये भी आपको दिखा दूं कि कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे। फिर उसके असरात क्या हैं कि डिस्प्लेस्ड पीपल, लोग एक जगह सैलाब आएगा, लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे, उससे गुर्बत पैदा होगी, उससे लोगों के रोजगार खत्म होंगे, भूख पैदा होगी, बच्चों को रोटी खाने को कम मिलेगी, और उससे बीमारियां पैदा होंगी, और उससे क्या होगा, दुनिया में खुराक और पानी का बहरान आ जाएगा। ठीक है, समझ आया नहीं? आगे देखो लोग जा रहे हैं छोड़ के। तो बेटा हम मेरी बात सुन रहे हो, हम कैसे कम कर सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन। हम पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या इकदामात, रोकथाम के इकदामात उठा सकते हैं? प्रिवेंटिव का मतलब रोकथाम के, और स्टेप्स का मतलब क्या, या मेजर्स का मतलब क्या, इकदामात। हम क्या रोकथाम के इकदामात उठा सकते हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए? रिड्यूस का मतलब होता है रोकना। We should shift the factories away from the cities to reduce the effects of the pollution. We should shift, हमें मुंतकिल करना चाहिए फैक्ट्रीज को, कारखानों को, अवे, दूर फ्रॉम द सिटीज, शहरों से, टू रिड्यूस, कम करने के लिए, इफेक्ट्स, असरात को, ऑफ पोल्यूशन, किसके? आलूदगी के। द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज, कारखानों का धुआं, शुड बी मेड इनइफेक्टिव, उसे क्या करना चाहिए? उसे गैर मुअस्सर बनाना चाहिए, उसके असरात को, गंदे असरात को, जहरीले असरात को खत्म करना चाहिए। इनइफेक्टिव, गैर मुअस्सर, बिफोर रिलीजिंग, उसे छोड़ने से पहले, इन द एयर, हवा में। पोल्यूटेड वाटर शुड नॉट बी पोर्ड इनटू द रिवर्स, कैनल्स एंड लेक्स। पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी, शुड नॉट बी पोर्ड, उसे नहीं डाला, पोर का मतलब डालना, नहीं डाला जाना चाहिए, इन द रिवर्स, दरियाओं में, कैनल्स, नहरों में, एंड लेक्स, और झीलों में। द गार्बेज, कूड़ा एंड सॉलिड वेस्ट, और जो सख्त किस्म का कचरा है ऑफ हाउसेस, घरों का, टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, उसे ठिकाने लगाया जाना चाहिए या तलब करना चाहिए, इन ए प्रॉपर वे, एक अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से। द नंबर ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की तादाद, नीड टू बी रिड्यूस, उसे कम करना चाहिए, एंड स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स, और जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं, शुड बी बैंड, उन पे पाबंदी होनी चाहिए। कटिंग ऑफ ट्रीज, दरख्तों का काटना, एंड फॉरेस्ट, और जंगलात का काटना, शुड बी रिड्यूस्ड, उसे कम करना चाहिए। सुन रहे हो ना? देयर इज अ नीड फॉर मोर ट्रीज, ज्यादा दरख्तों की जरूरत है, ठीक है, या ज्यादा दरख्त लगाए जाने की जरूरत है। देयर इज अ नीड, एक जरूरत है फॉर मोर ट्री प्लांटेशन, ज्यादा दरख्त लगाने की, ताकि उससे हमारी एयर का पोल्यूशन खत्म हो जाए। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लॉन्चिंग अवेयरनेस कैंपेन फॉर ट्री प्लांटेशन। सुन रहे हो? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हुकूमत इज लॉन्चिंग, वो लॉन्च कर रही है अवेयरनेस, किसको? आगाही को। वो आगाही मुहिम चला रही है, ठीक है। लॉन्च का मतलब चलाना, कैंपेन का मतलब मुहिम, फॉर ट्री प्लांटेशन, दरख्त लगाने की या शजरकारी की, फ्रॉम 2018 से। द गवर्नमेंट हैज टेकन एन इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने क्या लिया? एक इनिशिएटिव लिया, कदम उठाया, ऑफ बिलियन ट्री प्लांटेशन। बिलियन ट्री का मतलब क्या है? 10 लाख दरख्त लगाने का मंसूबा अक्रॉस द कंट्री, मुल्क में। इट विल बी अचीव्ड, इसे हासिल किया जाएगा या इस पे अमल दरामद किया जाएगा इन 5 ईयर्स, 5 सालों में। एक्टिविटी क्या है जी? कहता है पुट द थिंग्स गिवन बिलो इन सेपरेट बैग्स एंड लीव देम फॉर ए वीक। पुट द थिंग्स, चीजों को डालिए, रखिए, गिवन बिलो, जो कि नीचे आपको दिखाई गई है, जिसमें वुड है, ब्रेड है, वाटर है, लेदर है, स्टोन है, फ्रूट है। समझ आया नहीं आप? इन सेपरेट बैग्स, अलग अलग, किसके अंदर? थैलों के अंदर या बैग्स के अंदर, एंड लीव, और छोड़ दीजिए, देम, उन्हें, फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए। ऑब्जर्व, देखिए, मुशाहिदा कीजिए, इट, इसे, आफ्टर ए वीक, एक हफ्ते के बाद। हैव एनी चेंजेस टेकन प्लेस, कुछ तब्दीलियां, कोई तब्दीली या तब्दीलियां रूनमा हुई हैं या नहीं हुई? तो बेटा यहाँ इस टॉपिक के लिए ये सारी बातें आपसे की गई हैं, गौर से सुने। Why is it appropriate to bury dead bodies and peel off vegetables? Why is it appropriate? ये बात क्यों मुनासिब है टू बरी के हम दबा दें डेड बॉडीज, मुर्दा इजसाम को, एंड पील, और छिलकों को, वेजिटेबल्स, सब्जियों के। इनफैक्ट ये सवाल है, इनफैक्ट दर हकीकत डेड बॉडीज आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। जो डेड बॉडीज होती हैं वो सादा अज्जा में बदल जाती हैं बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि मैं सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, और इस अमल को डिकम्पोजिशन कहते हैं। ऐसा ही है नहीं? इफ यू थ्रो ब्रेड, अगर आप फेंक दें रोटी, राइस, चावल, मीट, गोश्त, फ्रूट,
फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, देन यू विल सी, फिर आप देखेंगे, दे हैव डिसअपियर्ड, वो गायब हो जाते हैं, आफ्टर डिकम्पोजिशन, गलने सड़ने के बाद। तो यहां से डेफिनेशंस बनती हैं मटेरियल्स की दो, कि वो मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं, और वो मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होते उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं, जो कि टॉपिक की हेडिंग है। तो द मटेरियल्स विच आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, वो मादा जात जो टूट फूट जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सादा मादा जात यानी मिट्टी में बदल जाते हैं, बाय नेचुरल प्रोसेस, कुदरती अमल के जरिए से, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई के जरिए से, आर कॉल्ड कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, हम उन्हें बायोडिग्रेडेबल मादा जात कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या है? ये डेफिनेशन, द मटेरियल विच आर नॉट, सिर्फ नॉट का फर्क है बस, विच आर नॉट ब्रोकन डाउन, जो नहीं टूटते नहीं गलते सड़ते, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सादा मादा जात में, बाय नेचुरल प्रोसेस, कुदरती अमल के जरिए से, यानी बैक्टीरिया और फंजाई के जरिए से, आर कॉल्ड कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बायोडिग्रेडेबल है, मीट बायोडिग्रेडेबल है, पेपर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, बट पॉलीथीन बैग्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बोटल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है, इसलिए पॉलीथीन को हमें नहीं फेंकना चाहिए अपने एनवायरनमेंट में। वेस्ट टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, क्या तरीके हैं, क्या 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 रास्ते हैं कम करने के नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को? तो बेटा 4 रास्ते हैं। 4R टेक्निक इज यूज्ड, और प्रिंसिपल इज यूज्ड टू रिड्यूस द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। पढ़ें जी। टू रिड्यूस पोल्यूशन, आलूदगी को कम करने के लिए, ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, सुन रहे हो? द प्रिंसिपल ऑफ 4R इज अप्लाइड। रीयूज, रिसाइकल, देखो रिसाइकल एंड रीयूज, रिफ्यूज एंड रिड्यूस, 4 चीजें हैं। रिफ्यूज का मतलब क्या? प्लास्टिक की बोतल्स जो हैं वो ना लें, समझ आ रही है नहीं आ रही? रिड्यूस, और इनमें भी कमी लाएं, जो पहले से मौजूद है उसमें क्या लाएं? रीयूज। अब प्लास्टिक के जूते हैं, आप उन्हें क्या करें? फैक्ट्री में वापस भेजें, वो उन्हें तोड़ फोड़ के रिसाइकल करके वापस जूता बना के आपको दे देंगे। जैसे ये बोतल्स है प्लास्टिक की, ये भी रीयूज हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती हैं। समझ आया नहीं यार? तो टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, द प्रिंसिपल ऑफ 4R is applied. 4R means to recycle, reuse, reduce and refuse. क्लियर हुआ? रिसाइकल करें, रीयूज करें, रिड्यूस करें, या फिर चीज को रिफ्यूज कर दें। इससे क्या होगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से पैदा होने वाला पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक उस्ताद